नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों भारत को केवल एक दिन दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए प्रदूषण का दोषी ठहराया जाता है और पश्चिमी देश इस पर भी छाती कूट कूट कर रोते हैं, लेकिन वही देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो इन पटाखों के लिए भारत पर अंगुली उठाती हैं, क्या वे कभी उन देशों पर भी सवाल उठाती हैं जहां युद्धों की भयावहता और हजारों टन बमबारी होती रहती है और उनकी हवा जो हैजार्डस कचरे से भर दी जाती है, क्यों हमेशा शुद्ध बनी रहती है? आज इस स्क्रीन पर जो टेबल आप देख रहे हैं उसमें आपको कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स दिखाई देंगे। आप टेबल में इजराइल, फिलिस्तीन और अन्य युद्धग्रस्त देशों की वायु गुणवत्ता देखिए। इजराइल और फिलिस्तीन जैसे देशों में जहां लगातार बमबारी हो रही है, वहां की हवा भारत जैसी शांति से भरी जगह से 3 गुना अधिक बेहतर कैसे हो सकती है? देखिए, जो टेबल आप देख रहे हैं उसमें 2 तरह की एजेंसीज के पैरामीटर से निकाली गई वैल्यू के मान दिए गए हैं। एक एजेंसी है IQ एयर, इसका वर्ष 2022 और 2024 के जो आउटकम है, जो रिजल्ट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज के, पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज की जो है वो वायु की गुणवत्ता की रैंकिंग कितनी कितनी है। यदि आप गौर करें तो इजराइल जो है उस 117 कंट्री में 2022 के लिए 117 कंट्रीज में से इजराइल के लिए जो रैंकिंग दी गई है तो वो 63 है। वर्ष 2022 में 63 है 117 कंट्रीज में से। इसके विपरीत जब आप गौर करें तो वहीं वर्ष 2022 के लिए 117 कंट्री में ही भारत जो है उसकी रैंकिंग 117 में 113 है, यानी भारत नीचे से सबसे खराब गुणवत्ता वाली स्थिति में नीचे से चौथे स्थान पर रखा गया है उसको। इसी प्रकार IQ एयर की 2024 की जो गुणवत्ता की जो चार्ट है उस जो आपके सामने दिख रहा है उसमें कुल मिला के 134 कंट्रीज जो है उनको लिया गया है इस चार्ट को बनाने के लिए। तो इसमें इजराइल जो है उसको लिया गया, तो इजराइल 134 कंट्रीज में से 79th पोजीशन इजराइल की ली गई है, जबकि भारत जो है उसका स्थान 134 में 132 है। माने सीधे कहने की बात है कि 134 में से भारत का स्थान तो पूरे दुनिया के सबसे खराब कंट्रीज में से नीचे से तीसरा स्थान है, जबकि इजराइल की गुणवत्ता जो है काफी अच्छी दिखाई गई है। इसमें 2024 में पैलेस्टीन की गुणवत्ता भी दिखाई गई। 134 कंट्रीज में से पैलेस्टाइन जो है, फिलिस्तीन जो है उसकी रैंकिंग 80 दिखाई गई है। यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों युद्धरत देशों की वायु की गुणवत्ता, तमाम लड़ाई झगड़े, युद्ध, बम और मिसाइल सबके बाद भी दोनों की गुणवत्ता 134 देशों में से 79th और 80th पोजीशन है। और भारत जैसे देशों के लिए, भारत के लिए ये मान 134 में से 132 है, नीचे से तीसरा स्थान है। दूसरी जो एजेंसी है वो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालने की है। इसमें कुल 180 देशों का सैंपल लिया गया है और 180 देशों में इजराइल को जो स्थान दिया गया है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स का जो नंबर दिया गया है वो 71वां स्थान दिया गया है इजराइल के लिए। 180 देशों में 71वां स्थान इजराइल को दिया गया है, जबकि भारत को यही स्थान जो है 180 देशों में 176वां स्थान दिया गया है। यानी पूरे संसार की जितनी भी कंट्री हैं जिनका इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला गया, भारत की गुणवत्ता नीचे की सबसे खराब कंट्रीज में से नीचे से चौथे स्थान पर रखा गया है, जबकि इसके विपरीत इजराइल की गुणवत्ता जो है वो आधे से भी अच्छी है। माने अधिकांश कंट्री जो है उनके अधिकांश कंट्री की तुलना में इजराइल की जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो काफी बेहतर स्थिति में दिखाई गई है। और ये इस पूरे चार्ट जो है उसका लब्बो लुआब है, उसका ये निष्कर्ष निकलता है। इस टेबल और से निकलने वाले निष्कर्षों को समझकर यह कहना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि दुनिया में युद्ध जारी रखने का एक घिनौना षड्यंत्र चल रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की वीटो पावर रखने वाले सभी देश शामिल हैं, फिर चाहे वो चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए हो या फिर दूसरे विकसित देश। मोर और लेस ये देश ही दुनिया के बाकी देशों को जानलेवा घातक हथियार, मिसाइल्स और बम सप्लाई करते हैं और इसीलिए कभी भी युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाता। दुनिया के ये 5-7 ताकतवर देश हमेशा पब्लिकली स्टेटमेंट्स तो ऐसे देते हैं कि दुनिया के सभी देशों के बीच युद्ध बंद हो,
और चारों ओर अमन शांति स्थापित हो, लेकिन उनका मन और प्रयास तो हमेशा ऐसा ही रहता है कि दुनिया के देश आपस में लगातार लड़ते रहें। क्यों? क्योंकि इन शक्तिशाली देशों की आर्थिक आय का एक बड़ा हिस्सा घातक हथियारों की बिक्री से ही आ रहा है। इसलिए हमेशा भारत जैसे देशों के प्रति उनका दुराग्रही और पाखंडी व्यवहार जब तब बाहर आ जाता है। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि पिछले 1 साल से भी अधिक समय से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो भयंकर युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से वहां की पूरी जमीन खंडहर हो चुकी है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं। फिर भी इन देशों की वायु गुणवत्ता भारत से कहीं ज्यादा बेहतर बताई जा रही है। यहां की पर्यावरणीय स्थिति भी भारत, इजिप्ट जैसे तमाम विकासशील देशों से बहुत अच्छी है। सवाल यह है कि आखिर यह सब किस आधार पर तय किया गया है। यहां यह सवाल भी उठता है कि 2018 में तब से लेकर आज तक इजराइल और फिलिस्तीन की हवा की गुणवत्ता भारत जैसे देशों से 3 गुना ज्यादा कैसे साफ हो सकती है? क्या यह आंकड़े अपनी जगह पर सही हैं या फिर इसमें पीछे कुछ छिपा हुआ है? हम सब जानते हैं कि इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन में 2023 से अब तक हजारों टन बम गिराए गए हैं, मिसाइल्स दागी गई हैं, जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में जंगल, कृषि भूमि और इंफ्रास्ट्रक्चर्स जलकर खाक हो गए हैं। लेकिन फिर भी इन देशों की वायु गुणवत्ता और पर्यावरण हमेशा बेहतर कैसे और क्यों बना रहता है? क्या ये आंकड़े सही हैं या फिर इनमें भी कुछ गड़बड़ी है? स्विट्जरलैंड की एजेंसी IQ एयर और अमेरिकन एजेंसी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी EPI बताने वाली बड़ी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो इन देशों के पर्यावरणीय स्थिति को बेहतर बताते हैं, क्या ये एजेंसियां सच में निष्पक्ष हैं? अगर यह सही है तो भारत जैसे तमाम विकासशील देशों को ही क्यों बार बार प्रदूषण का दोषी ठहराया जाता है? क्या यह सिर्फ एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जानबूझकर भारत को अपराधी ठहरा रहे हैं? क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में पर्यावरणीय समस्याओं की रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीदी बढ़वाने की खातिर वहां के लोगों और सरकार के भीतर प्रदूषण का जानलेवा भय दिखाना जरूरी है और ये काम ये एजेंसियां बखूबी कर रही हैं। दूसरी ओर अपने पड़ोसियों से युद्ध का खतरा और डर दिखाकर सैन्य सामग्री और घातक हथियारों की खरीदी करवाने का काम ये ताकतवर देश कर रहे हैं। एक आई ओपनिंग फैक्ट जानिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने दुनिया की टॉप 100 हथियार उत्पादक कंपनियों को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें दिए गए आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक हथियार कंपनियों के रिवेन्यू में 2023 में सालाना आधार पर 4.2% का इजाफा हुआ है और हथियार बेचने का यह व्यापार 632 अरब डॉलर तक बढ़ गया है। हथियारों के उत्पादन में टॉप पर अमेरिका ने ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा है और टॉप 100 में से यहां की 41 कंपनियों ने, जी हां 41 कंपनियों ने 317 अरब डॉलर का योगदान दिया है, जो कि हथियार कंपनियों के कुल ग्लोबल रिवेन्यू का 50% के आसपास है। दूसरे नंबर पर चीन का दबदबा बना हुआ है। यहां की टॉप 100 में से 9 कंपनियों ने 103 अरब डॉलर का रिवेन्यू जोड़ा है। तो आप समझ गए होंगे कि फिलहाल कई वर्षों से भारत ने किसी युद्ध में भाग नहीं लिया, तो क्यों इन आर्म सप्लायर कंट्री के पेट में अकड़न पैदा हो रही है? हालांकि सार्वजनिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये जरूर शांति पाठ करते दिखते हैं। क्या ये देश और उनकी पर्यावरणीय एजेंसियां सच्चाई को लगातार दबाने का प्रयास करती हैं ताकि भारत जैसे तमाम विकासशील देश और गरीब देशों की आवाज को न सुना जाए, उन्हें हमेशा गफलत में रखा जाए? अब एक बार फिर से सोचिए, क्या आपको लगता है कि यह सब एक संयोग है या एक सोचा समझा प्रयोग? क्या यह केवल आंकड़ों का खेल है या फिर इसके पीछे एक घिनौनी अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है जो शांति और न्याय की आड़ में युद्ध को बढ़ावा देती है? विकसित देशों की ये करतूत और उनका यह चेहरा धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इजराइल, यूक्रेन या रूस जैसे देशों और उनके द्वारा किए जा रहे गंभीर पर्यावरणीय नुकसान की कभी आलोचना नहीं की जाती? क्या ये वही देश नहीं है जो दुनिया को हथियारों से भरने के लिए जिम्मेदार हैं? क्या पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग के मुंह में झोंकने के लिए
यही विकसित देश सीधे दोषी नहीं है। जेराड यानी जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक शोध में पाया है कि भारत में एक दिन पटाखे फोड़ने से उत्पन्न कुल प्रदूषण गाजा पट्टी में मात्र एक दिन किए गए बम विस्फोटों से भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी भारत पर अंगुलियां उठाई जाती हैं। क्या ये किसी भी दृष्टि से न्यायोचित है? धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हुए पेरिस समझौते पर 196 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। क्या यही ताकतवर देश अब भी हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिससे लगातार युद्ध होते रहते हैं? मगरमच्छी आंसुओं का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक युद्ध जारी रहता है। क्या यह वाकई संभव है कि जिन देशों के पास दुनिया को बर्बाद करने के लिए परमाणु हथियार और बम हैं, जो दुनिया के अधिकांश सैन्य हथियारों के निरंतर सप्लायर हैं, वही देश दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं? यदि ये ताकतवर देश लड़ाई में शामिल देशों को युद्ध सामग्री और मिसाइल्स की सप्लाई आज बंद कर दें, तो इस धरती से युद्ध तो एक सप्ताह में ही समाप्त हो जाएगा। ये कोई जुमला नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। क्या कि हम इस दिशा में अगर अब आगे और नहीं बदले, हम अपने आप को नहीं सुधारे, तो 240 तक पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाएगा और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की विनाशकारी प्रक्रिया दुनिया को तबाह कर देगी। निसंदेह यह पूरी दुनिया से उन देशों की वजह से होगा जो युद्धों को जारी रखने और बढ़ावा देने के षड्यंत्र में शामिल हैं। ये कोई जुमला नहीं है, बल्कि साइंटिफिक फैक्ट है कि हम इस दिशा में अगर नहीं बदले, नहीं सुधरे, तो 2040 तक पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की विनाशकारी प्रक्रिया दुनिया को तबाह कर देगी और निसंदेह यह पूरी तरह से उन देशों की वजह से होगा जो युद्धों को जारी रखने और बढ़ावा देने के षड्यंत्र में शामिल हैं। हमें इस बात को स्वीकार करने से भी कोई गुरेज नहीं है कि भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है और उसे सुधारने की भी तत्काल जरूरत है। लेकिन इसके मूल में भी वहां की जनसंख्या है, जिस पर कोई भी देश क्यों बात नहीं करता। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां क्यों बार बार भारत को निशाना बनाती हैं। क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की मूल समस्याओं से भागने का तरीका नहीं है? आखिर इन युद्धों के असली गुनाहगार कौन हैं? यह वक्त है जागने का। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि युद्ध में जुड़े हर मुद्दे का समाधान सिर्फ हथियारों की सप्लाई को रोकने से ही हो सकता है। दुनिया के जिन देशों पर तृतीय विश्व युद्ध ना होने देने और पृथ्वी पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है, दरअसल वे देश ही इन लड़ाइयों के घिनौने खेल के असली गुनाहगार हैं। विडंबना तो यह है कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से ये ताकतवर कंट्रीज भी समाप्त हो जाएंगी और इनके सिटीजन भी, लेकिन फिर भी मूर्खतावश इस दिशा में पहल करने को कोई तैयार नहीं है। पटाखे फोड़ना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। इससे स्थानीय आबो हवा को गंभीर क्षति पहुंचती है। इस प्रैक्टिस का विरोध तो हर भारत का समझदार व्यक्ति करता ही है, लेकिन वैश्विक प्रदूषण पर दोहरी नीति अपनाना एक गंभीर अपराध है। पेरिस समझौते पर सदस्य देशों द्वारा दी गई सहमति की खुद इन वार कंट्रीज ने ढोल की पोल खोल दी है और यदि यही स्थिति बनी रही 2050 में नेट जीरो उत्सर्जन की तो छोड़िए, 2040 के पहले ही पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग की इस भयंकर विनाश लीला के बाद पृथ्वी का महाविनाश होकर रहेगा। अगर आपने इस वीडियो में दिए गए फैक्ट्स और विचारों पर कुछ महसूस किया हो तो इसे शेयर करें और इस समस्या पर खुलकर आवाज उठाएं। आखिर यह सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है, बल्कि दुनिया को बचाने की एक गंभीर कोशिश भी है। धन्यवाद। जय हिंद।